नमस्कार मित्रों, आज हमारा नया टॉपिक, नया लेसन शुरू हो रहा है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्यवस्थापिका अर्थात हमारी संसद। देखो, जैसा कि आप पिछली क्लासों में भी पढ़कर आए हैं, जो हमारी सरकार होती है उस सरकार के 3 अंग होते हैं। एक होता है व्यवस्थापिका, एक होती है कार्यपालिका और तीसरी होती है न्यायपालिका। उन तीनों अंगों में सबसे पहली और महत्वपूर्ण हमारा जो अंग है वो क्या है? हमारा व्यवस्थापक। आप जानते हो कि किसी भी घर को चलाने के लिए, किसी भी संस्था या समिति को चलाने के लिए या फिर संपूर्ण देश या राज्य को चलाने के लिए किसकी अति आवश्यकता होती है? तो सबसे जरूरी होते हैं नियम और कानून। कि यदि आपके नियम और कानून नहीं होंगे तो आप कहीं भी किसी भी समय किसी भी क्षेत्र की व्यवस्था नहीं संभाल सकते। व्यवस्थाओं को संभालने के लिए नियमों और कानूनों का होना जरूरी है। अब व्यवस्था संभालने के लिए क्या बन रहे? नियम कानून। और व्यवस्था ही कौन संभाल रही? हमारी व्यवस्थापिका। और व्यवस्थापिका को भारत में क्या बोलते हैं? संसद। और व्यवस्थापिका काम क्या करती है? कानून का निर्माण करती है। क्या करती है? कानून का निर्माण। यहां तक क्लियर हुआ कि भारत में जो सरकार का महत्वपूर्ण अंग है व्यवस्थापिका, उसे क्या कहा जाता है? संसद। और व्यवस्थापिका का प्रमुख कार्य क्या होता है? कानून का निर्माण करना। अब देखो, अलग अलग देशों में इस व्यवस्थापिका को अलग अलग नामों से बोला जाता है, लिखा जाता है। जैसे कि मैं बात करूं अमेरिका। अमेरिका में क्या बोलते हैं इसको? कांग्रेस। क्या बोलते हैं? कांग्रेस बोलते हैं। अगर मैं बात करूं ब्रिटेन या फिर इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड में इसे क्या बोला जाता है? पार्लियामेंट बोला जाता है। अफगानिस्तान में सूरा कहा जाता है। ईरान में मजलिस कहा जाता है। जापान में डायट कहा जाता है। भारत में क्या कहा जाता है? संसद। क्या कहा जाता है? संसद। तो अलग अलग देशों में हमारी ये जो व्यवस्थापिका है उसके अलग अलग नाम होते हैं। कि यदि हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में हमारी व्यवस्थापिका अर्थात जो उनकी व्यवस्थापिका है उसे कांग्रेस बोलते हैं। इंग्लैंड में पार्लियामेंट बोलते हैं। अफगानिस्तान में सूरा बोलते हैं। ईरान में मजलिस बोलते हैं। जापान में डायट बोलते हैं। और हमारे भारत में क्या बोला जाता है? संसद बोला जाता है। हम इस लेसन में किसके बारे में अध्ययन करेंगे? संसद के बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं संसद। देखिए भाई, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 अर्थात 79 में संसद का गठन किया गया है। संसद का प्रमुख कार्य कानूनों का निर्माण करना, संविधान में संशोधन करना, होता है। भारतीय
संसद का गठन लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर होता है। ठीक है भाई। तो भारतीय संविधान की जो धारा है, अनुच्छेद कौन सी, 79 है। उस 79 में भारतीय व्यवस्थापिका अर्थात संसद का गठन किया गया है। और इस संसद का प्रमुख जो कार्य होता है वो कानून का क्या करना होता है, निर्माण करना होता है। और समय समय पर संविधान में क्या किया जाता है, संशोधन किया जाता है। इसके अलावा जो हमारी संसद है, इस संसद का जो गठन होता है वो किन किन से मिलकर होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर इसका गठन होता है। देखिए अब हम बात करेंगे संसद के सदस्यों की योग्यता, अर्थात संसद का सदस्य कौन बन सकता है। तो पहली योग्यता कि वह कहाँ का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, वह लोकसभा में 25 तथा राज्यसभा में 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। अर्थात कि वे कम से कम लोकसभा में कितने साल का होना चाहिए, 25 साल का, और राज्यसभा में जाने के लिए कितने साल का होना चाहिए, 30 साल का होना चाहिए। तीसरा, वह देश की किसी भी अदालत द्वारा पागल या दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। ठीक है, कि वे देश की किसी भी अदालत द्वारा ना तो पागल अर्थात जो सोचने और समझने में सक्षम नहीं होता है उसे क्या कहा जाता है, पागल, और दिवालिया ऐसा व्यक्ति जो भारी कर्ज में डूब जाता है और कर्ज चुका पाने में असमर्थ होता है, तो उसे अदालत द्वारा क्या घोषित किया जाता है, दिवालिया घोषित किया जाता है। तो ऐसा व्यक्ति जो पागल है और दिवालिया है वह व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं बन सकता है। चौथा, वह किसी लाभ के पद पर आसीन न हो, अर्थात किसी भी सरकारी विभाग में कर्मचारी नहीं होना चाहिए, किसी भी बड़े पद पर नहीं होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति ही संसद का क्या बन सकता है, सदस्य बन सकता है। तो बात समझ में आई। अगला पॉइंट चलते हैं हम। गणपूर्ति। देखो, गणपूर्ति से अर्थ क्या होता है कि वह कम से कम सदस्यों की संख्या जिससे हम सदन की कार्यवाही को शुरू कर सकें। भाई जैसे क्या होता है, मान लो एक क्लास में 40 बच्चे हैं और 40 में से यदि एक भी नहीं आता है तो क्या हम क्लास को शुरू कर सकते हैं? नहीं। यदि एक बच्चा आता है, 2 आता है तो भी नहीं। तो हम क्या कहते हैं कि भाई जब तक कम से कम 10 बच्चे नहीं आएंगे हम क्लास को शुरू नहीं करेंगे। तो ऐसे ही हमारी जो संसद है
उस संसद में भी एक न्यूनतम संख्या रखी गई सदस्यों की कि जब तक वो वहां उपस्थित नहीं होंगे तब तक सदन की कार्रवाई प्रारंभ नहीं होगी। कैसे वो बात करते हैं? संसद की कार्यवाही को शुरू करने के लिए दोनों सदनों में गणपूर्ति कुल सदस्यों की 1/10 होना अनिवार्य है। अर्थात लोकसभा में 545 में से 55 सदस्य तथा राज्यसभा में 245 में से 25 सदस्यों का होना अनिवार्य है। जब तक सदस्यों की यह न्यूनतम संख्या नहीं होगी, सदन की कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जाएगी। अर्थात संसद की कार्यवाही जो प्रारंभ की जाएगी उसके लिए निश्चित क्या रखी गई है? गणपूर्ति। और यह गणपूर्ति दोनों सदनों के लिए कुल सदस्यों कितनी होगी? 1/10। अब जैसे बात करूं कि लोकसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 545। और 545 का हम यदि 1/10 निकालते हैं तो निकल के आता है 54.5। अर्थात कितने सदस्य होने चाहिए? 55 सदस्य। कितने सदस्य होने चाहिए? 55। वहीं यदि मैं राज्यसभा गणपूर्ति निकालता हूं तो 245 का 1/10 कितना निकल के आता है? 24.5। अर्थात कितने सदस्य होने चाहिए? 25 सदस्य होने चाहिए। जब तक लोकसभा में 55 सदस्य और राज्यसभा में 25 सदस्य नहीं होंगे सदन की कार्रवाई प्रारंभ नहीं की जाएगी। इतनी संख्या होने पर ही सदन की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अध्ययन करेंगे कल हमारी संसद ही चलेगी। संसद के बाद हमारी लोकसभा, फिर राज्यसभा, और इसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।